नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका ने भारत, लाओस और इंडोनेशिया से आने वाले सोलर पैनल आयात की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। इस कदम ने नए टैरिफ लगने की संभावना बढ़ गई है, जिससे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन यानी ITC ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आरोप है कि चीन समर्थित कंपनियां इन देशों का इस्तेमाल करके पहले से लगे अमेरिकी शुल्कों से बच रही हैं और सस्ते सोलर पैनल से अमेरिकी बाजार भर रही हैं। अमेरिकी सोलर कंपनियों का कहना है कि इस तरह के आयात से घरेलू उत्पादन पर असर पड़ रहा है और अरबों डॉलर के क्लीन एनर्जी निवेश पर खतरा मंडरा रहा है। पीएम मोदी शनिवार को 2 दिन की जापान यात्रा पूरी करने के बाद चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। मोदी अब चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन शहर में होगा। अब चीन में मोदी की मौजूदगी पर सबकी नजर होगी, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर बड़ी चर्चा होनी है। अपीलीय अदालत ने ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को अवैध करार दिया है। इस पर ट्रंप ने कहा है कि सभी टैरिफ अब भी लागू हैं। अदालत का फैसला पक्षपाती है, लेकिन आखिर में अमेरिका जीतेगा। हालांकि फैसले से अमेरिका की विदेश नीति और ट्रंप की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। यह फैसला ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को प्रभावित करेगा। अधिकतर देशों पर लगाए गए थे। 7-4 के फैसले में अमेरिका की फेडरल सर्किट अपीलीय अदालत ने ट्रंप सरकार का यह तर्क खारिज कर दिया। ये टैरिफ आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के कानून के तहत लगाए गए थे। अदालत ने ट्रंप के इस कदम को कानून के खिलाफ और अमान्य करार दिया है। यह फैसला 14 अक्टूबर तक लागू नहीं होगा, ताकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। भारत सरकार ने तुर्की एयरलाइंस को लेकर 3 महीने पहले कही गई एक बात से यू टर्न ले लिया है। सरकार ने तुर्की के साथ हवाई यात्रा संबंध तोड़ने की बात कही थी। अब लगभग 3 महीने बाद सरकार ने अपना रुख नरम कर दिया है। अब भारतीय और तुर्की एयरलाइनों के बीच विमान लीज पर देने के समझौतों को मंजूरी मिल रही है। मोदी सरकार ने तुर्की के साथ संबंधों को लेकर सख्त रुख अपनाया था। इसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर थी। इस ऑपरेशन में पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत में जो ड्रोन भेजे थे, उनमें से कई तुर्की से बने थे। खबर को ट्वीट कर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि तुर्की से संबंध सुधारने लगे हैं। बस ऐसी खबरें भीतर के पन्ने पर छप जाती हैं। जिन लोगों ने विरोध और बहिष्कार किया था, उन्हें अब फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम ये भी बता दीजिए कि इस दिवाली पर चीन की फुलझड़ियों का विरोध करना है या नहीं। कितनी दुकानों पर स्वदेशी को पोस्टर लगाए गए हैं। विदेशी सामानों का बहिष्कार कहां तक पहुंचा है। डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभी तरह की डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। इसमें खत, दस्तावेज और $100 तक की कीमत वाले गिफ्ट भी शामिल हैं। डाक विभाग ने पहले 22 अगस्त को कहा था कि 25 अगस्त से केवल खत, दस्तावेज और छोटे गिफ्ट भेजने की सुविधा रहेगी, लेकिन अब 29 अगस्त को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अमेरिका जाने वाली हर तरह की डाक सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई हैं। कारण बताया गया है कि अभी अमेरिका तक डाक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कैरियर उपलब्ध नहीं है और रेगुलेटरी व्यवस्थाएं स्पष्ट नहीं है। इसलिए फिलहाल भारत से अमेरिका डाक नहीं भेजी जा सकेगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ नए व्यापारिक फैसले पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि ट्रंप का ये बड़ा ट्रेड अटैक सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है, जिससे भारत अमेरिका से दूर होकर चीन के करीब जा सकता है। एक पॉडकास्ट में सुलिवन ने कहा कि ट्रंप की नीतियों की वजह से अब दुनिया अमेरिका को एक बड़ा बाधक मानने लगी है। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका को भरोसेमंद नेता माना जाता था, लेकिन अब साथी देश इसे अविश्वसनीय मानने लगे हैं। कई जगह चीन की साख अमेरिका से ज्यादा हो गई है। सुलिवन का आरोप है कि अमेरिकी ब्रांड की छवि अब खराब हो चुकी है और कई देशों में लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या पीएम मोदी की मां को गाली देने वाले का बीजेपी से कनेक्शन है? सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि गाली देने वाला शख्स बीजेपी से जुड़ा है। इन पोस्ट्स में उसकी तस्वीर बीजेपी का पट्टा पहने और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलते हुए दिखाई गई। हालांकि बाद में इन दावों की सच्चाई सामने आ गई। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बताया कि ये दावा फर्जी है। दोनों तस्वीरों में दिख रहे लोग अलग अलग हैं। जुबैर ने साफ किया कि बीजेपी का पट्टा पहने शख्स एक भाजपा कार्यकर्ता है, जबकि गाली देने वाला आरोपी कोई और है। दरअसल दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मंच से एक युवक ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे थे।
सोशल मीडिया पर उसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। बीजेपी इस पर राहुल को घेर रही है। मराठा आरक्षण आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। एक्टिविस्ट मनोज जरंगे ने शनिवार को साफ कहा कि मराठा समाज राजनीति में नहीं पड़ना चाहता है, वो सिर्फ अपना हक यानी आरक्षण चाहता है। जरंगे ने मुंबई के आजाद मैदान में शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि मराठा समाज के धैर्य की परीक्षा न ली जाए। जरंगे का कहना है कि सरकार अफवाह फैला रही है कि मराठा समाज ओबीसी कोटे से आरक्षण चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया, हम सिर्फ वही आरक्षण चाहते हैं जिसके हम हकदार हैं, यानी कुणबी कैटेगरी के आधार पर। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवेदन किया है। पूर्व विधायक होने के नाते उन्होंने स्पीकर वासुदेव देवनानी को पेंशन के लिए आवेदन भेजा। स्पीकर देवनानी ने एबीपी न्यूज से फोन पर हुई बातचीत में आवेदन मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा और सदन को जानकारी भी दी जाएगी। बता दें, जगदीप धनखड़ 1993 में अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वो राजस्थान की 10वीं विधानसभा के सदस्य थे। साल 1994 से 1997 तक वो विधानसभा की नियम समिति के सदस्य भी थे। राजस्थान में पूर्व विधायकों को 35,000 रुपए पेंशन मिलती है। 70 साल से ज्यादा उम्र के पूर्व विधायकों को 20% ज्यादा पेंशन दी जाती है। जगदीप धनखड़ 74 साल के हैं, इसलिए उन्हें अब 42,000 रुपए पेंशन मिलेगी। कांग्रेस ने बिहार में वोट चोरी के आंकड़े दिए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में वोट चोरी का खेल देखिए। मधेपुरा के रही जगतपुर के एक बूथ में 1069 वोट हैं। ये सभी 1069 वोट मकान नंबर 3 पर रजिस्टर हैं। बिहार में 2243 ऐसे पते हैं जिन पर 100 से ज्यादा वोटर हैं। वहीं 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन पर 500 से ज्यादा वोटर हैं। खास बात यह है कि बहुत से ऐसे घर हैं जो वजूद में ही नहीं हैं, लेकिन उन पर हजारों वोटर रजिस्टर हैं। ये वोट चोरी का खेल है जिसे नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर अंजाम दे रहे हैं। देश की जनता इस साजिश को समझ चुकी है और पूरी ताकत से कह रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची के संशोधन प्रक्रिया में 8 सीमावर्ती जिलों में सबसे अधिक नोटिस जारी किए जा रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार इन जिलों में वोटर्स द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में खामियां पाए जाने, गलत दस्तावेज जमा करने या नागरिकता सहित पात्रता पर संदेह होने के कारण नोटिस जारी किए जा रहे हैं। भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमा से सटे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल जैसे 8 जिलों में दस्तावेजों की जांच में सबसे अधिक गड़बड़ियां सामने आई हैं। बता दें, ये सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहीं चुनाव आयोग को अधिक ध्यान देना हो रहा है। कारण क्या हो सकता है, ये लोग पूछ रहे हैं। एमके स्टालिन ने कहा कि चुनाव आयोग की चालें बिहार चुनाव में सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की हरकतों से जनता और ज्यादा जागरूक हो गई है। इसके साथ ही स्टालिन ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि डीएमके गठबंधन नहीं जीतेगा, उनकी भविष्यवाणी गलत साबित होगी। अगर तमिलनाडु में भी चुनाव आयोग ऐसी साजिश करेगा तो राज्य के पास उसका मुकाबला करने की ताकत है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पटना पहुंचे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता चुनाव आयोग का एसआईआर करने वाली है। बीजेपी का बिहार से पलायन होने वाला है। उन्होंने कहा कि अवध से हमने बीजेपी को हटाया, अब मगध से भी हटाएंगे। अखिलेश यादव ने इस दौरान बयान दिया कि वो वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने आए हैं। उन्होंने कहा कि वो बिहार की जनता को बधाई देना चाहते हैं। बिहार की जनता ने वोट अधिकार यात्रा को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार देश और बिहार से जो आवाज सुनाई दे रही है वो है, इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल के बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों को देश के अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशी नागरिक समझकर हिरासत में लिया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने माना कि देश में अवैध घुसपैठ की समस्या है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केवल भाषा के आधार पर किसी को विदेशी मानना सही है। जस्टिस बागची ने साफ कहा कि हमें यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वास्तव में अधिकारी किसी खास भाषा बोलने वाले व्यक्ति को विदेशी मानकर कार्रवाई कर रहे हैं। लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को तुरंत सुरक्षा दी जाए। शिकायतकर्ता का नाम एस विघ्नेश शिशिर है, जो बीजेपी के कर्नाटक विंग से जुड़े बताए जाते हैं।
शेषर ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कई मामले दर्ज करने और उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने की वजह से उन्हें जान का खतरा है। आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति ब्रिज राज सिंह की खंडपीठ ने दिया। बता दें, शेषर ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कई जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं। जून 2024 में उन्होंने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और चुनाव लड़ते समय ये तथ्य छुपाया गया। ये शिकायत बाद में दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.